साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एकनाथ शिंदे ने ऐसा तुरुप का इक्का चला है जिससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि राज ठाकरे की वाट भी लगना तय है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की सबसे पसंदीदा बहू को अपने गुट में एंट्री करा ली है, जिसके बाद ठाकरे परिवार में कोहराम मच गया है, पूरे खानदान में हंगामा मच गया है। तो स्मिता ठाकरे की एंट्री से क्यों मचा है बवाल? क्या एकनाथ शिंदे का ये तुरुप का इक्का काम आएगा? क्या वाकई में स्मिता ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर एकनाथ शिंदे एक ही तीर में दो शिकार कर देंगे? तो आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। स्मिता ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की क्या बड़ी डील हुई है ये भी आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने ठाकरे परिवार से स्मिता ठाकरे को महाराष्ट्र फिल्म डिवीजन पॉलिसी का चेयरमैन नियुक्त करके हर किसी को हैरान कर दिया। शिंदे का ये राजनीतिक दाव विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा की दो बड़ी वजह है। पहली वजह स्मिता ठाकरे का परिवार से पुराना जुड़ाव और चर्चा की दूसरी वजह लंबे वक्त बाद स्मिता ठाकरे की सार्वजनिक जीवन में अचानक से एंट्री होना। हालांकि इस पूरी कवायद में सवाल उठ रहा है कि क्या स्मिता के जरिए एकनाथ शिंदे मुंबई की सियासत में संजीवनी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि आखिर स्मिता ठाकरे है कौन। तो बाला साहब ठाकरे के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बिंदु माधव, उसके बाद जयदेव और उसके बाद उद्धव ठाकरे। स्मिता बीच वाले बेटे जयदेव ठाकरे की पत्नी रही है। जयदेव ठाकरे और स्मिता के 2 बच्चे भी हैं। जयदेव ने 2004 में स्मिता को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि कहा जाता है कि स्मिता ठाकरे बाला साहब ठाकरे की सबसे पसंदीदा बहू थी और बेटे जयदेव के तलाक के फैसले से बाला साहब ठाकरे अपने बेटे से जीवन भर नाराज रहे थे, आखिरी सांस तक नाराज रहे थे। जयदेव से तलाक के बाद स्मिता फिल्म इंडस्ट्री में चली गई। 2009 में स्मिता ने कांग्रेस में जाने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और इसके बाद 2024 में अचानक से स्मिता ठाकरे की एंट्री शिंदे गुट में हो गई है, जो कि ठाकरे परिवार के लिए बड़ा झटका है। यहाँ आपको बता दें कि स्मिता कभी शिवसेना का पावर सेंटर थी, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे की फेवरेट बहू थी। इसीलिए बाला साहब ठाकरे ने उन्हें पार्टी की काफी जिम्मेदारी दे रखी थी। 1995 से लेकर 2005 तक शिवसेना के भीतर स्मिता ठाकरे को पावर सेंटर माना जाता था। कहा जाता है कि स्मिता के कहने पर ही बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी की जगह नारायण राणे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। यानी कि स्मिता ठाकरे की राजनीतिक सोच समझ से बाला साहब ठाकरे भी इम्प्रेस थे। एक इंटरव्यू में स्मिता के पूर्व पति जयदेव ठाकरे ने खुद कहा था कि 2004 में स्मिता से मेरा तलाक हुआ था, लेकिन स्मिता फिर भी मातोश्री आती थी। जयदेव के मुताबिक स्मिता बाला साहब ठाकरे से काम के सिलसिले में मिलती रहती थी। बाला साहब ठाकरे ने उन्हें मातोश्री में आने की पूरी अनुमति दे रखी थी। वो कभी भी आ सकती थी, कभी भी जा सकती थी। हालांकि उद्धव ठाकरे के शिवसेना में आने के बाद स्मिता का मातोश्री में आना जाना कम हो गया था। उद्धव की वजह से उनका राजनीतिक कैनवास भी सिमट गया। स्मिता इसके बाद से ही राजनीतिक नेपथ्य में चली गई। हालांकि पहले ये कहा जाता था कि बाला साहब ठाकरे स्मिता को ही शिवसेना की कमान संभाल कर जाएंगे, लेकिन फिर अचानक से बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के हवाले कर दिया। तो स्मिता के जरिए एकनाथ शिंदे क्या क्या साधना चाहते हैं, क्या क्या चीजें हासिल करना चाहते हैं, वो भी समझ लीजिए। तो शिंदे की पहली कोशिश ठाकरे की विरासत पर है। शिवसेना में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी के साथ साथ पार्टी की कमान भी मिल गई। शिंदे अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, साथ ही शिवसेना के प्रमुख है। शिवसेना की तीर कमान भी उन्हीं के पास है। शिंदे की कोशिश अब ठाकरे की विरासत को भी साधने की है। शुरू में उन्होंने इसके लिए राज ठाकरे से संपर्क किया, लेकिन राज की डिमांड काफी ज्यादा थी। शिंदे अभी उस स्थिति में नहीं है कि राज को अपने पास रख सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि स्मिता के जरिए एकनाथ शिंदे ठाकरे की विरासत को भी जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। दूसरी शिंदे की कोशिश है मुंबई में परफॉर्मेंस सुधारने की रणनीति। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भले ही लोकसभा में 7 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन उसे मुंबई की सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिल पाई, वो भी 48 वोटों के बेहद कम मार्जिन से। शिंदे को मुंबई की 2 सीटों पर करारी हार का सामना भी करना पड़ा। मुंबई और मुंबई सब अर्बन में विधानसभा की 36 सीटें हैं। शिवसेना के लिए ये सीटें हमेशा अहम रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि स्मिता को जोड़कर शिंदे अपनी इस परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश में हैं। वहीं तीसरी सबसे बड़ी कोशिश है गद्दारी टैग से छुटकारा पाने की। जी हाँ, शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे खुद एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक
तक विधायकों पर गद्दारी के आरोप लगाते रहे हैं। उद्धव गुट का पूरा कैंपेन ही इसी पर आधारित है। शिंदे स्मिता के जरिए ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि शिवसेना में बगावत उन्होंने मजबूरी में की थी। एक इंटरव्यू में स्मिता ने भी कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाने पर उद्धव को निशाने पर लिया था। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो एकनाथ शिंदे ने स्मिता ठाकरे को महाराष्ट्र फिल्म डिवीजन पॉलिसी का चेयरमैन बना दिया है और इस खबर के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के घर में घमासान मचना तय है। तो क्या आपको लगता है कि स्मिता ठाकरे के जरिए एकनाथ शिंदे अपनी ये तीनों रणनीति पूरी कर पाएंगे? क्या शिवसेना की विरासत पर कब्जा कर पाएंगे? मुंबई में परफॉर्मेंस सुधार पाएंगे? और क्या गद्दारी के टैग से छुटकारा स्मिता ठाकरे एकनाथ शिंदे को दिलवा पाएगी? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो विधानसभा चुनावों की बिल्कुल दहलीज पर खड़े महाराष्ट्र में अजित पवार को बड़ा झटका लगा है। तो एनसीपी के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सचिन खरातगुट ने अजित पवार का साथ बीच में ही छोड़ दिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सचिन खरातगुट ने शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी में आरपीआई यानी कि सचिन खरातगुट शामिल हो गया है। खुद सुप्रिया सूले और जयंत पाटिल की मौजूदगी में सचिन खरातगुट की एमवीए में एंट्री करवाई गई है और माना जा रहा है कि सचिन खरातगुट अजित पवार का राइट हैंड माना जाता था। अजित पवार के बड़े बड़े नेता इस गुट में शामिल हैं। अजित पवार सचिन खरातगुट को अपना राइट हैंड मानते थे, लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के एमवीए में शामिल होने से अजित पवार को बड़ा झटका लगा है। तो अजित पवार का साथ छोड़ने का ऐलान करते हुए सचिन खरात ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री ने मुंबई में बाला साहेब अम्बेडकर के लिए राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया था, लेकिन आज 9 साल बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। खरात ने आगे कहा कि भीमा कोरेगांव के लिए 100 करोड़ मंजूर किए गए, लेकिन अब तक पैसा नहीं आया। हर साल 20 लाख लोग वहां इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहां बुनियादी स्वच्छता की सुविधाएं तक नहीं है। खरात ने कहा कि इसीलिए मैं महायुति और अजित पवार का साथ छोड़ रहा हूं और महाविकास अघाड़ी का हाथ थाम रहा हूं, ताकि हमारी ये 2 बड़ी मांगे पूरी हो सके। इतना ही नहीं, खरात ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि चंद्रशेखर बावनकुले के ट्रस्ट को औने पौने दामों पर पैसा मिलता है। इतना ही नहीं, सावरकर ट्रस्ट को बिना मांगे ही 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन मिल जाती है, लेकिन हम 20 सालों से अम्बेडकरवादी आंदोलन कपास अनुसंधान संस्थान में दीक्षा भूमि की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें वो आज तक नहीं दी गई। हमें अजित पवार का साथ देकर कुछ नहीं मिला। अब हमें उम्मीद है कि हम महाविकास अघाड़ी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए ये सारे काम करवा पाएंगे। तो जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक इस पार्टी में यानी कि सचिन खरातगुट में अजित पवार के 100 से ज्यादा बड़े बड़े नेता शामिल हैं और सभी ने महाविकास अघाड़ी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद अजित पवार को बड़ा झटका लगा है। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजित पवार ने शरद पवार को सुनाने में कोई कमी नहीं की और सचिन खरातगुट के महाविकास अघाड़ी में शामिल होने को लेकर शरद पवार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अजित पवार ने कहा कि शरद पवार मेरी बर्बादी चाहते हैं और इसके लिए वो रोजाना नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालांकि यहाँ पर खबरें ये भी आ रही है कि सचिन खरातगुट के इस तरह चले जाने से अजित पवार को बीजेपी से भी झटका लग सकता है। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अजित पवार को एक तरफा कर दे, यानी कि किनारा दिखा दे, जिसके बाद तो अजित पवार कहीं के नहीं रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अजित पवार का बर्बादी का दौर शुरू हो चुका है? सचिन खरातगुट के जाने से अजित पवार को कितना बड़ा झटका लगा है? विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा नुकसान होगा और क्या वाकई में बीजेपी अजित पवार को अब रास्ता दिखा देगी? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।